हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित गुड़ा एजुकेशन ऑफ गुड़ा गौड़जी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात कर रहे थे। मैं माइटोकॉन्ड्रिया में बता चुका था कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल लेयर्ड यानी दो झिल्लियों द्वारा आवृत संरचना होती है। और इसमें हमने बात कर ली थी कि ये झिल्ली कौन सी है, इसको हमने नाम दिया था क्या, आउटर मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं क्या, बाह्य झिल्ली। ठीक है, मैंने बताया था कि बाह्य झिल्ली में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, उनकी जो मात्रा होती है वो किसकी, आंतरिक झिल्ली की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जबकि ये क्या है तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली। और अंतः झिल्ली में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये मैंने बात बता दी थी। दूसरी बात मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की अवकाशिका है, ल्यूमन है, खाली स्थान है। ये दोनों झिल्लियाँ इस खाली स्थान को कितने, दो जलीय कक्षों में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, एक होता है बाह्य कक्ष, जैसे ये है तुम्हारा क्या, आउटर चेंबर। ठीक है, और एक होता है क्या, ये वाला पूरा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इनर चेंबर। तो देखो आउटर चेंबर और आउटर चेंबर होता है, ये क्या होता है, कंपैरिजन इनर चेंबर के छोटा होता है। और इन दोनों ही, ठीक है ना, मेम्ब्रेन है, इन दोनों ही मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड आवश्यक एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, इनर चेंबर है ना, इस इनर चेंबर को हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की अवकाशिका का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, चेंबर कहलाता है, सॉरी मैट्रिक्स कहलाता है। यहां तक बात हो गई थी। दूसरा मैंने बताया था क्या, कि अपनी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उस पर अवृंतीय, वृंतहीन छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, कण लगे होते हैं, जिनको हमने नाम दिया था क्या, सब यूनिट ऑफ पार्सन्स। ठीक है, या पार्सन्स की उप इकाई के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इनर मेम्ब्रेन होती है या आंतरिक झिल्ली होती है, वो मैट्रिक्स में अंदर की तरफ जगह जगह क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, वलित हो जाती है। और ये जगह जगह जो वलित हुई ना, ये स्ट्रक्चर, ये कैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, उंगली समान संरचना बनाती है। और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था क्या, क्रिस्टी नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा इसको, क्रिस्टी। और इसके बारे में किसने बताया था, पैलाडे ने। किसने बताया, एक पैलाडे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिस्टी के बारे में बताया था। एक बात और ध्यान रखना कि जो क्रिस्टी होती है ना, अपनी कोई भी सेल है, उस सेल की सक्रियता पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टी की संख्या कितनी होगी। समझ गए ना। मान लो सेल अधिक क्या है, सक्रिय है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्रिस्टी की मात्रा भी अधिक होगी, या सॉरी क्रिस्टी की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों का जो व्यास होता है, इनकी जो क्या होती है, थिकनेस होती है, वो लगभग कितनी होती है, 60 to 75 एंगस्ट्रम। दूसरी बात कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होता है ना, इस स्पेस को हम क्या भी कह देते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। ये बात अपनी हो गई थी। अब देखो मैं बात कर रहा था क्या, कि अपने यानी जो क्रिस्टी होती हैं, इन क्रिस्टियों की संख्या कोशिका की सक्रियता पर डिपेंड करती है। दूसरी बात तुम्हें पता है कि क्रिस्टी के ऊपर, मैंने सभी पे नहीं बनाया, इधर देखो ये दिखाई दे रही है, क्रिस्टी के ऊपर क्या, एक टेनिस के रैकेट जैसी संरचना पाई जाती है। और इस टेनिस के रैकेट जैसी संरचना को हमने क्या नाम दिया,
ऑक्सीसोम। क्या नाम दिया? ऑक्सीसोम, या इनको अपन क्या बोल देते हैं? F1 कण भी कह देते हैं। और इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? उनका नाम था फर्नांडीज मोरान। किसने बताया? फर्नांडीज मोरान नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि क्रिस्टोफर टेनिस के रैकेट के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया? ऑक्सीसोम नाम दिया। बेटा एक बात ध्यान रखना कि अपनी जो अंतः झिल्ली है ना, ये अंतः झिल्ली, मैंने बताया था कि बाह्य झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली है उसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। रीजन, क्योंकि आंतरिक झिल्ली पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में, यानी कोशिका के रेस्पिरेशन में क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्हीं में से हम बात करें कुछ साइटोक्रोम्स, जिनको CYT से लिखते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इनको हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम। और तुम्हें पता है बेटा साइटोक्रोम क्या होती है? एक तरह से वाहक या कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करती है। और इस आंतरिक झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं? अनेक साइटोक्रोम। और ये साइटोक्रोम एक सीक्वल में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? ये साइटोक्रोम एक क्रम में लगे होते हैं, सीक्वल में लगे होते हैं। और ये सीक्वल में लगे रहकर किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण में अपना योगदान। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो अपन ने बात की थी, या हम इसके बारे में बात करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है कि जब क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल अपन ने बताया था सब ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? ETS। तो ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने बात क्या की थी कि ग्लूकोज को पाइरुविक अम्ल में बदलते हैं। और पाइरुविक अम्ल, क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल क्या करता है? एंट्री करता है। और एंट्री करने के बाद वो क्या होता है कि उच्च ऊर्जा युक्त कण जैसे NADPH2 है, FADH2 है, GTP है, ठीक है, आदि का निर्माण करता है। लेकिन इन कणों का निर्माण क्रेब्स चक्र में हो जाता है, लेकिन ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त नहीं होती। वो कब होती है? कि जब FADH2 NADH2 है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए क्या होते हैं? आगे क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तब जाके वो क्या बनाते हैं? ATP के रूप में ऊर्जा निर्माण करते हैं। समझ गए ना? ये पूरा सिस्टम है। इसका मतलब एंड क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेशन की अंतिम क्रिया क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके आकर अब एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे अंतिम जो कण होता है या कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है? F1 कण, या जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात कि इन पर क्रेब्स, यानी अपन बात करें कि इनर मेम्ब्रेन होती है या माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक सभी एंजाइम भी किस में उपस्थित होते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब तुम बात करोगे सर ऑक्सीसोम है, बेटा याद रखना इसका काम होता है क्या? ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशन, ठीक है ना? ये क्या करती है? किसमें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फो। अब तुम कहोगे सर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? देखो एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण। और ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण में का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है। समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रखना। अब हम बात कर लें ऑक्सीसोम। बेटा इस ऑक्सीसोम को F1 कण या F1 F0 कण भी कहते हैं। रीजन देखो, अपन प्रॉपर इसकी संरचना पढ़ते हैं। ये अपनी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑक्सीसोम की। इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट धसा हुआ है, या ये रेड कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या है? तुम्हारी ऑक्सीसोम है। बेटा इस ऑक्सीसोम को हम बांटते हैं दो पार्ट में। ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोल देते हैं क्या? F1 कण। या ये किसका निर्माण कर रहा है?
हेड का। पिन, आलपिन जानते हो ना, आलपिन की जो ऊपर वाला सिरा होता है वो इस टाइप की संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, F1 कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये, इसको हम बोलते हैं F0 कर्ण। एक बात ध्यान रखना, इस F0 कर्ण की सहायता से ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं ये क्रिस्टी या आंतरिक झिल्ली में क्या होते हैं, दसे रहते हैं। एक तरह से अब अपन बात करें कि भाई इनको यहाँ पर व्यवस्थित रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो किसके द्वारा की जा रही है, F0 कर्ण के द्वारा। ठीक है, और इसका ये जो ऊपरी सिरा है ये क्या है, F1 कर्ण है। ये हो गया। अब सुनो, ये F1 कर्ण है ना, ये F1 कर्ण मेन, नॉर्मल सी बात है, इसमें जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन सा करता है, F1 कर्ण। F0 कर्ण इसको क्या करता है, व्यवस्थित। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, इस ऑक्सीसोम है ना, इस ऑक्सीसोम की क्या संख्या कितनी हो सकती है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी संख्या 10⁴ से 10⁶ तक हो सकती है। ये तो क्या है, इसकी संख्या। दूसरी बात बेटा याद रखना कि एक ऑक्सीसोम से दूसरी ऑक्सीसोम के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रम के समथिंग होती है। समझ गए ना भाई। अपन बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया पर लगे हुए हैं ऑक्सीसोम, एक ये रहा, तो ये ऑक्सीसोम के बीच की जो दूरी होगी ना, उनमें लगभग कितनी होगी, वो 100 एंगस्ट्रम होगी। ठीक है, ये अपनी बात हो गई किसकी, ऑक्सीसोम की। अगली स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या, देखो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का क्या पाया जाता है, डीएनए। बेटा याद रखना ये कैसा डीएनए होता है, पहली बात तो ये होता है क्या, द्विरज्जुकीय। अब देखो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, कैसा होगा, द्विरज्जुकीय। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, नग्न। ठीक है ना। तीसरा इसकी विशेषता क्या है, वृत्ताकार। अब नॉर्मल सी बात है साहब कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, और ये जो स्वयं का डीएनए होता है ये कैसा होता है, इसका द्विरज्जुकीय होता है, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। द्विरज्जुकीय का मतलब क्या हो गया, अगर इस तरह का होता तो एक रज्जुक, लेकिन ये कैसा है, डबल है, इसका मतलब ये कैसा है, द्विरज्जुकीय है। ठीक है। दूसरी बात कैसा होता है, नग्न होता है। नग्न का मतलब कि इस डीएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से न्यूक्लियस नहीं है। समझ गए। तीसरी बात ये कैसा है, देखो एकदम राउंड शेप में, इसका मतलब वृत्ताकार। एक बात और ध्यान रखना, ये कुछ बातें हैं, ये डीएनए वगैरह है, ये किससे मैच करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की ये कुछ बातें किससे, जैसे नग्न वृत्ताकार डीएनए का पाया जाना, 17S टाइप का राइबोसोम पाया जाना बैक्टीरिया से। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, कोशिका में टोटल जो डीएनए पाया जाता है, उस कोशिका में टोटल डीएनए का कितना, 1% कौन सा डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, यानी कोशिका में टोटल डीएनए जितना परसेंट होगा ना, उसका 1% डीएनए कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यहां तक हो गया। दूसरी बात, इस डीएनए में किसकी, ग्वेनिन एवं साइटोसिन। बेटा याद रखना डीएनए के निर्माण में नाइट्रोजनी क्षारक काम में आते हैं, जो हम आगे विस्तार से बताएंगे तुम्हें क्या होते हैं इन नाइट्रोजनी क्षारक। अब नाइट्रोजनी क्षारक अपने पास क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये होते हैं। अब इनकी मात्रा है, इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, उस डीएनए में किसकी, साइटोसिन एवं ग्वेनिन की कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है, अब परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इस पर स्वयं का प्रोटीन निर्माण करने, एक बात याद रखना, यानी ये प्रोटीन निर्माण उपकरण, ठीक है, सब प्रोटीन निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट होती हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की अपने पास ही होती हैं। इसको प्रोटीन के लिए सेल के अदर कोशिकाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसका मतलब देखो डीएनए इसमें स्वयं का पाया जा रहा है, आरएनए इसमें पाया जा रहा है, राइबोसोम
इसमें पाया जा रहा है। उसके अलावा अनेक क्या पाए जा रहे हैं, एंजाइम इसमें पाए जा रहे हैं। इसका मतलब जब सारी प्रोसीजर यानी टोटल, अब इनसे मिलकर ही क्या बना, प्रोटीन निर्माण उपकरण। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल स्वयं का प्रोटीन निर्माण भी कर सकता है, और यही रीजन होता है कि इसको हमने क्या नाम दिया था, मैंने कल बताए थे, इसको अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं। रीजन यानी ये क्या करता है कि आधा तो काम इसका ये होता है कि ये स्वयं ही क्या कर लेता है, अपना शासन, अपना राजकाज खुद संभाल रहा है। क्यों भाई, प्रोटीन निर्माण ये खुद कर रहा है। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक जो विशेषताएं, ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी रहती हैं बेटा, तुम्हें पता है ये क्या है, सारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम्स हैं, अनेक जो एंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है ना, वो सारे एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए वो भी किसमें, इसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात मैंने बताया राइबोसोम। बेटा देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, राइबोसोम है। और कितने प्रकार का, 17 एस टाइप का। तुम्हें पता है राइबोसोम मुख्यतः कितने प्रकार के, यानी एक तो 70 एस टाइप का होता है और एक 80 एस टाइप का होता है, ठीक है। तो 17 एस टाइप का इसमें पाया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो यूकैरियोटिक होते हैं, बेटा मैं कोशिका पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्रोकैरियोटिक, यूरेटिक। प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित कोशिका जैसे बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक कंप्लीट विकसित कोशिका जैसे अपने जितने भी विकसित सेल हैं। अब देखो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में केवल 17 एस टाइप का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 17 और 18 दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल कैसा पाया जा रहा है, 17 एस टाइप का। मैं बता रहा था ना 17 एस टाइप का राइबोसोम पाया जाना, वृत्ताकार डीएनए पाया जाना, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया से मिलते जुलते क्या है, इसके क्या है, संरचना है, ठीक। उसके बाद मैंने बता दिया था कि इस पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए आवश्यक जितने भी एंजाइम्स होते हैं, बेटा वो एंजाइम्स मेनली क्या है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन पर व्यवस्थित होते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बात हो गई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की, ठीक है। इस दूसरी बात, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन निर्माण उपकरण होता है। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसीलिए हमने कोशिका के अंदर कोशिका की या कोशिका के अंदर कोशिका भी इसको नाम दिया था, ठीक है ना। बात करते हैं इसके काम की। तो देखो ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मुख्य कार्य होते हैं उनमें सबसे पहला कार्य तो क्या है, सबसे पहला कार्य हो गया साहब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में काम भाग लेता है। इसका मतलब ये ऑक्सीकी है, फॉस्फोरीकरण करके किसका निर्माण करने में, एटीपी का निर्माण। दूसरी बात ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेटा याद रखना कोशिका में श्वसनांग के रूप में कौन भूमिका निभाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही भूमिका निभाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का श्वसनांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें ऑक्सीकीय फॉस्फोरीकरण द्वारा एटीपी के निर्माण में सहायक होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, एग जो होते हैं ना, अंडे, उन अंडे में ध्यान रखना बहुत से जीव होते हैं जिनमें इनमें क्या बनता है, पीतक बनता है, ठीक है। इस पीतक निर्माण का कार्य भी किसमें होता है, अनेक जीव ऐसे होते हैं जिनके अंडों में पीतक, याद रखना अंडे में स्वयं में पीतक निर्माण नहीं होता। पीतक निर्माण जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वसाका है आदि में होता है, और बाद में वो पीतक किसमें, एग में पहुंचता है। तो पीतक निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीकीय फॉस्फोरीकरण, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और पीतक निर्माण तथा ये कुछ जीवों में क्या होता है, मात्रक वंशागति में भी मुख्य भूमिका निभाता है। ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ठीक है। इसके बाद अपन अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।